2009 बैच के आईएएस अखिलेश मिश्रा कुशल प्रशासक के साथ कवि, शायर और राम कथा वाचक हैं। साहित्य और लेखन में उनकी रुचि है। डॉक्टर अखिलेश मिश्रा ने बतौर जिलाधिकारी गत 20 मार्च 2018 को कार्यभार संभाला था। वे 2018 में पीलीभीत के डीएम भी रहे। तब वे पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और कवि गोपाल दास नीरज की स्मृतियों को सहेजने के लिए भवनों का नामकरण कर चर्चा में आए थे। यहाँ उन्होंने गोमती की सफाई के लिए अभियान भी चलाया था। परिवहन विभाग में स्पेशल सचिव रहते हुए एक बुजुर्ग महिला की मदद करते सब्जी बेचते सुर्खियों में रहे तो पीलीभीत में देशी शराब की ब्लैक मार्केटिंग बंद करवाई। जिलाधिकारी के तौर पर डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा खास कार्यशैली को लेकर पूरे समय चर्चाओं में रहे। इस सब के बीच वह अपनी साहित्य की विधा को फलीभूत करते रहे। बतौर कवि और शायर वह राजनीति और फतवे पर कटाक्ष भी करते सुर्खियों में रहे। आईएएस डॉक्टर अखिलेश मिश्रा अब अलग मुहिम में जुटे हैं। वह डेल फीक के आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं। कई देशों का भ्रमण कर चुके आईएएस अखिलेश मिश्रा ने आम कवियों की भलाई के लिए 400 से 500 कवि सम्मेलन का आयोजन करा चुके हैं। इससे कवियों की आर्थिक स्थिति बेहतर और मंच मिल जाता है। तो आइए अपने खास प्रोग्राम शख्सियत में बात करते हैं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अखिलेश मिश्रा से। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पड़ताल, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अखिलेश जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, नमस्कार अनुराग जी। आप एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, आईएएस हैं और साथ में कवि भी हैं। दोनों चीजें कैसे मैनेज करते हैं? दोनों बड़ा अलग अलग नहीं है क्षेत्र? अलग अलग तो है, पर है प्राकृतिक, बहुत ही नेचुरल कह सकते हैं उसे है। कुछ बातें हम लोग अपनी सीमाओं के कारण, प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी अधिकारी होने के कारण वो नहीं कह पाते हैं। तो जब इस तरह की बात मन में रहती है तो वो दिक्कत क्रिएट करती है, जो लोग सच बोलना चाहते हैं। तो कविता या कवि को कहिए, मैं एक सच बोलने की एक हिम्मत कहता हूँ या एक प्रयास कहता हूँ। क्योंकि यदि किसी कोई बात आप कहना चाहते हो और नहीं कह सकते हो तो हो सकता है कविता वो आपके माध्यम से, उसके माध्यम से आप कह सको। आपकी बुक आ रही है यूं ही, क्या खास है उसके अंदर? यूं ही में खास ये है कि वास्तुतः ये यूं ही है, ऐसे ही छाप दी गई। न तो मैं कवि हूँ, न मैं शायर हूँ, प्रशासनिक अधिकारी तो हूँ क्योंकि वो हूँ। तो जो कविताएं मैं लिख देता था कहीं पे, फेसबुक पे कहीं लिख देता था, कहीं सुना आता था, उन कविताओं को मैंने संकलित कर लिया। चाहे वो राम पर कविता हो, चाहे वो शायरी हो, चाहे वो गीत हो, चाहे प्रेम पर गीत हो, चाहे वियोग श्रृंगार हो। तो इन सबको मैंने इकट्ठा करके एक जगह जब इकट्ठा किया तो मैंने सोचा कि इस किताब का नाम क्या रखा जाए। तो चूँकि ऐसे ही लिख दिया गया था बिना किसी प्रयोजन के, तो मैंने उसका नाम यूं ही रखा। तो एक पहली पुस्तक है। उसके पीछे कारण ये था कि जहाँ भी आप जाते थे किसी बड़े मंच पे तो एक साहित्यकार एक प्रश्न पूछते थे कि आपका कोई ग्रंथ आया है क्या, आपने कुछ लिखा है क्या। तो उस सवाल के जवाब में मैंने सिर्फ लिख दिया। कब ख्याल आया कि आप कवि या लेखक भी हो सकते हैं साथ में? नहीं, मैं कवि लेखक नहीं था। मेरे एक हिंदी के टीचर थे कक्षा 10 में। मैंने 9.5 तक कह सकते हैं स्कूल में हिंदी पढ़ी है। हिंदी मैंने 9th क्लास में 10th क्लास में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में लिया था। तो मैं जब 6 महीने रह गया एग्ज़ाम को, बोर्ड के एग्ज़ाम को,
तो मैंने कसम खाई थी कि पढ़ूंगा नहीं हिंदी, ऐसे ही पास होना है हिंदी में। तो मैं 9.5 तक पढ़ा हूँ, उर्दू कभी पढ़ी नहीं। दुनिया में रहते रहते उर्दू सीख ली, क्योंकि आप जब लॉ एंड ऑर्डर में जाते हो तो आपको तमाम मुस्लिम भाइयों के आप संपर्क में आते हो, या एक लहजा है हमारे इलाके का, पूरे उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं, इसमें उर्दू को एक महत्व दिया जाता है। जहाँ तक कविता का प्रश्न है, बहुत छोटी सी घटना है। मैं उन्नाव में पोस्टेड था, सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में, अकेले रहता था। तो पुराने जो कारिंदे हम लोग के होते हैं वो डेडिकेटेड होते थे। एक बूढ़ा सा व्यक्ति था, वो हमारा खाना वाना खिला के ही घर जाता था 11-12 बजे रात को। तो मुझे थोड़ा सा पीड़ा होती थी कि मैं कहीं कानपुर तक चाय वगैरह पीने भी चला जाता था। तो उसको रिलीफ देने के लिए मैं सारे प्रोग्राम से दुनिया के आते थे, कहीं चीफ गेस्ट बनना हो, कहीं मुंडन में जाना हो, कहीं शादी में जाना, सब मैं ले लेता था। और उसको 5 बजे बता देता था कि आज मुझे घर पे खाना नहीं खाना है, तो वो 6 बजे तक घर चला जाता था। तो कवि सम्मेलन बहुत हुआ करते थे, तो मैं अधिकतर कवि सम्मेलनों में चीफ गेस्ट बन के जाया करता था। तो वहाँ जाते आते फिर मुझे 2 लाइन अपनी भी सुनानी पड़ती थी। तो 2 लाइन अपने सुनाने के चक्कर में मैं कविताएं लिखता चला गया। और फिर अचानक मुझे दुबई से कॉल आया कि आप अच्छी कविता लिखते हो, तो मुझे आश्चर्य हुआ। तो इस अचानक मैं एक बड़ा टाइप का कवि बन गया। तो यहाँ से कविता आई, और उसका कोई उद्देश्य नहीं था, कुछ नहीं था, अपने आप आ गई, फिर वो चल पड़ी। तो कवि भी, लेखक भी, राम कथा भी सुनाते हैं, आप कथावाचक भी हैं। राम कथा तो हमारे पिताजी अच्छे राम कथावाचक थे। मुझे कभी कोई कथा सुनाने ले जाया करते थे, तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर रह गया। और आप रामचरितमानस की कोई भी चौपाई पढ़ें और उसको थोड़ा सा रिसर्च करने की आपके अंदर चूँकि अगर क्षमता है, तो आप उससे तमाम अर्थ और तमाम अनर्थ और तमाम चीज़ें निकाल सकते हैं। उनको सिर्फ कह देना उसी फॉर्म में, माँ की कृपा से, अम्मा की कृपा से थोड़ा सा गला भी है, अम्मा गाँव की थी तो गाती थी अच्छा। तो सुर लय ताल को मिलाकर और पिताजी के ज्ञान को मिलाकर और थोड़ा बहुत रामचरितमानस को पढ़ने को मिलाकर एक नई जो चीज़ उभर के आती है उसे हम राम कथा कहते हैं। तो राम कथा मैं इधर अब मंच पर भी मैं कहने लगा हूँ, लेकिन बहुत लिमिटेड कहता हूँ। लेखक, राम कथावाचक और IAS, इन परिवार का भी बहुत सहयोग मिला होगा। परिवार का मिलता भी है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। जब ओवरडोज हो जाता है तो घर में ये भी होता है कि आप जो यही कहते फिरेंगे, फिर स्वास्थ्य पर असर होने लगता है, क्योंकि जनरली सारे प्रोग्राम रात को होते हैं, मुशायरे वगैरह रात तक चलते हैं। और आप अगर छुट्टी नहीं लेना चाहते, अपना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहते, तो आपको ओवरनाइट ट्रैवल करना पड़ता है। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस पर थोड़ा सा विरोध होता है। कभी कभी कोई अधिकारी, बहुत सीनियर अधिकारी ये भी कहता है कि तुम तो कविता ही सुनाओ, तुमसे नहीं होगा, तो वो पिंच करती है। तो फिर उसको मैं ऐसे लेता हूँ कि आप का अगर बहुत सम्मान, बहुत इज्जत लोग करें तो उससे आप तरक्की नहीं कर सकते। जब आपको टॉन्ट करेंगे तो आप तरक्की कर सकते हो। तो इस टॉन्ट के जवाब में मैं 2-3 कविताएँ या 2-3 कथाएँ और कर देता हूँ, तो उससे तरक्की हो जाती है। अदरवाइज़ किसी ने कभी विरोध नहीं किया। तो बतौर प्रशासक आपको कविता का और लेखनी का और रामकथा का कितना फ़ायदा मिला होगा? बहुत फ़ायदा मिलता है। आप इमेजिन नहीं करेंगे, जब आप दंगे प्रभावित एरिया में रहते हो तो आपके 1-2 लाइन का शेर जो है हज़ारों की भीड़ को कंट्रोल कर लेता है। अगर वो कम्युनिकेट हो जाता है तो आप भीड़ में हैं, अगर आपने 2 लाइन के शेर कह दिया तो मुस्लिम भाई होता है तो कहता है हम अपने इलाके का है, और हिंदू भाई होता है उसको आप रामचरितमानस की 2 पंक्तियाँ सुना दें, भले उसका अर्थ कुछ भी निकल के जाता हो या उसके अर्थ को उनमें ढाल दें उस सिचुएशन में, तो उससे बहुत असर पड़ता है। लोगों का मन मस्तिष्क तुरंत बदल जाता है। और मैंने ये अनुभव किया है कि ये कविता हो, चाहे आपके बोलने का तरीका हो, आपके बात करने का तरीका हो, बहुत असर करता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में आपको कहीं अपनी बात मनवानी है तो आप अगर बात अपनी 2 लाइनों से शुरू करेंगे तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। आपने फतवे और राजनीति पर एक कविता लिखी थी। जब भी कोई चुनाव आता है तो फतवों का इंतजार करने लगते हैं हम, मस्जिद से फतवे का इंतजाम करें या कोई मौलवी साहब फतवा देते। तो मैंने एक शेर लिखा कि फतवा तो इस्लामिक धर्म के लिए है, राजनीति के लिए नहीं है। तो उसमें पंक्तियाँ कुछ यूँ आई थी कि ये मज़हब है, इसे पाकीज़ा रखिए, यूँ फतवे बेसबब जारी न कीजिए। और फिर यूँ था कि जब हम हिंदू मुस्लिम भाई की एकता के नाम पर हम मुस्लिम भाई के यहाँ जाते हैं या थाने पर जो हम अफ्तारी करते हैं, तो मैंने एक बार पूछा कि अफ्तारी का पैसा कहाँ से आता है।
कोई अपनी जेब से नहीं देता। तो पता चला कि शराब का ठेकेदार वो पैसा देता है। तो जब हम शराब के ठेकेदार के पैसों को लेकर पुलिस के थाने में बड़ी अफ्तारी करते हैं तो हम बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं। और उसमें आधे से ज़्यादा ऐसे होते हैं जो थाने को चेहरा दिखाने वाले होते हैं और जिनको किसी बात से न अफ्तारी से मतलब है, न रोजे से मतलब है, न लाइन ऑर्डर से मतलब है। तो मैंने एक शेर लिखा था कि रवायत कहने को ये होता है कि साहब रवायत है इसलिए करिए, नहीं तो लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो रवायत टूटती है टूट जाए, न रोज़ा हो तो अफ्तारी न कीजिए, सियासत की तरफदारी न कीजिए, अजी ऐसी भी बेकारी न कीजिए। तो ये स्थितियों पर जो हम लोग जीते हैं उस पर उसको अगर 2 लाइनों में ढाल दिए तो वही कविता हो जाती है। अखिलेश जी से हमारी बात जारी रहेगी, मज़ेदार बातें हैं, कविता सुनते रहेंगे इनसे। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक प्रसंग आप सुनाते हैं कथावाचक में राम सीता विवाह का, तो मैं चाहता हूं एक बार आप कुछ थोड़ी सी पंक्तियां सुना दीजिए। हमारे भगवान श्री राम कितने सुंदर हैं और सुंदरता हमेशा आकर्षित करती है। तो हमारी मूर्ति प्रथा की पद्धति में हम आम आदमी को आकर्षित करना चाहते हैं धर्म की तरफ, राम की तरफ, ब्रह्म की तरफ। तो सखियों ने कहा, जब राम जंगल में घूम रहे थे तो एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि सुनहु सखी अस को तनुधारी, जेन मोह यह रूप निहारी। ऐसा कोई तनधारी नहीं है जो मोह में आकर भगवान के रूप कर दो के मोहित न हो जाए। तो सखी को इस बात पर विश्वास नहीं होता। तो उसको सिद्ध करने के लिए मैंने एक प्रसंग उठाया था कि खिचड़ी खा रही थी। बिहार में खिचड़ी की परंपरा होती है विदाई के पहले, और सारी नारियां ऊपर से गाली दे रही थी। तो लक्ष्मण ने कहा कि वो गाली सुनने तो आए नहीं हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, अभी मैं तीर उठाता हूँ, मारता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मेहमान है यहाँ, गाली थोड़ा सुनेंगे। हमको गाली दे रही, हमारे पिताजी गाली दे रही, हमारी माताजी गाली दे रही, आप चुपचाप बैठे हो शादी करने के चक्कर में। तो राम ने मर्यादा का पालन किया वहाँ पे कि ऐसा ना हो कृष्ण छोटा भाई है कुछ कर दे। तो उन्होंने एक बार ऊपर ऐसे चारों तरफ देख लिया। तो हमारे राम इतने सुंदर हैं कि नारियों ने जब राम की सुंदरता को देखा तो वो जो गालियाँ दे रही थी दशरथ जी को, उसमें एक परिवर्तन आया बड़ा प्यारा सा। तो एक छंद लिखा किसी कवि ने कि आज की बात सुनो सजनी मड़े प्रगटे एक कौतुक भारी, और जेवनी बैठी बरात जब सब नारी चढ़ी मिथिलेश अटारी। तो राम के रूप निहारत ही मति विभ्रम भय सब गाँव निहारी। अब भूली गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश गारी। देने कहने का तात्पर्य है कि जब राम के मुखारविंद को आप प्यार से देखोगे ना तो आप सारी दुनिया भूल जाओगे, और आप क्या करोगे आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन वो राम धीरे धीरे आपके अंदर बसता चला जाएगा। रावण से कहा गया कि तुमने भेष बदल कर सीता को उठा लिया, तो भेष बदल कर उसको पाके क्यों दे दो। रावण ने कहा कि जब मैं राम जैसा बनने की कोशिश करता हूँ आईने के सामने खड़े होकर, तो हमको पराई स्त्री माँ जैसी लगने लगती है। तो राम के रूप का ये प्रभाव है। तो जब भी इस तरह के प्रसंग छोटे मोटे आते हैं तो उसका एक डिलीवरी ऑफ थॉट ये होता है कि भगवान श्री राम की तरफ एक बार तो देखो कम से कम। जब रावण जैसा व्यक्ति सुधर सकता है तो हमारे अंदर और आपके अंदर तो छोटा मोटा रावण है। कवि सम्मेलन कराते होंगे आप लोग, पहले करते होंगे, तो कवियों की स्थिति भी देखते होंगे, फाइनेंशियली बहुत हमें लगता है बहुत अच्छे नहीं होते होंगे, तो कुछ किया है उनके लिए? नहीं, दोनों स्थितियाँ हैं। कवियों की स्थिति फाइनेंशियली बहुत अच्छी भी है। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि कवि हमारे एग्जीक्यूटिव क्लास में चलते हैं और अच्छा खासा पेमेंट भी लेते हैं।
और कुछ वास्तव में गरीब हैं जो ओरिजिनल कवि होते हैं, जिनको ओरिजिनल कहना ज़्यादा उचित होगा। तो कोरोना काल में हम लोगों ने ज़रूर प्रोग्राम्स किए थे, या जो हमारे प्रोग्राम का अपना पैसा होता है जो मुझे कभी कभी मिलता है, तो उसको अगर वो हमारे पास पड़ा रहता है तो हम उसको कवि सम्मेलन के माध्यम से उनको दे देते हैं, क्योंकि उनका ईगो इतना ज़्यादा होता है कि वो ऐसे देने से शायद पैसे भी नहीं लेंगे, कोई मदद नहीं लेंगे। तो हम लोग इस तरह करके जो हमारे एवरेज लेवल के कवि हैं जिनके पास हृदय है, वो उस पैसे को इकट्ठा करते हैं और छोटे छोटे कार्यक्रम करा के उसके माध्यम से उनको पैसे देते हैं। क्योंकि कोई कवि हाथ मांग के, अगर वो कविता है पढ़ता है तो पैसे मांग नहीं सकता। बाकी तो फाइनेंस, उसकी राजनीति, आर्थिक राजनीति कवि सम्मेलनों की अलग है। पेमेंट्स बहुत अच्छे हैं, 1.5 लाख 2 लाख से 7 लाख तक का पेमेंट है कवियों का, और 5,000 से 2,000 तक का भी पेमेंट है। डेल्फिक में आपकी बड़ी रुचि है, कैसे इसको बढ़ा रहे हैं? डेल्फिक एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ओलंपिक है वैसे ही डेल्फिक ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं, भारत कभी देश के एज ए कंट्री वो डेल्फिक में शामिल नहीं हुआ, एज एन इंडिविजुअल लोग शामिल हुए थे। तो इस बार हम लोगों ने एक एसोसिएशन बनाई, यूपी में उसका नाम है डेल्फिक एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसके अध्यक्ष हमारे एक IAS ऑफिसर मिस्टर स्वर्णकार हैं। मैं उसका सचिव हूँ, और उसमें और 17-18 अच्छे मेंबर्स हैं, हर विधा के मेंबर्स हैं। इसी प्रकार सेंट्रल बॉडी हमारी एक और इंटरनेशनल बॉडी है जर्मनी की बनी हुई। तो हम प्रयासरत ये हैं, हमारा उद्देश्य अंततोगत्वा ये है कि हम जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा इसका, उसमें हम भारत की टीम भेजें। उसके पहले अगले वर्ष हम लोग 2023 के लास्ट में एक छोटा सा डेल्फियाड करेंगे, जिसमें अभी हमारे पास 22 स्टेट उसमें मेंबर हैं। तो उनकी कुछ प्रथाओं को हम कंपटीशन में ले लेंगे, जैसे परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तबला है, ये सब हमारा परकशन, इसमें कंपटीशन हो सकता है, कुछ में नहीं हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ का दंगल है, हमारे यहाँ की कव्वाली है, या हमारे यहाँ का से आला उदल के गीत हैं, ये नहीं कॉम्पीट कर सकते हैं। तो इनको हम शो केस के रूप में लेंगे। और इस प्रकार और विधाएं हैं, 6 विधाएं हैं, आर्ट है, कल्चर है, फिल्म है, मीडिया है, इन सबको लेकर के। तो जो हमारा डेल्फिक, इंटरनेशनल डेल्फिक का स्ट्रक्चर है, उसी खाके में हम इस बार अपने कलाकारों को कंपटीशन करके तैयार कर रहे हैं, जिससे हम कॉम्पीट कर सकें। पीलीभीत में आपने गोमती सफाई के लिए बहुत काम किया था। गोमती का उद्गम बहुत से लोगों को, मैं जब पहली दिन गया, उसी दिन एक तहसील दिवस था, तो किसी ने मुझे बताया कि गोमती उद्गम यहीं पे है, मैं खुद नहीं जानता था। तो मैंने कहा अच्छा चलो देख के आते हैं उद्गम कहाँ है। तो उद्गम तो हम नहीं देख पाए, वहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग रखी गई थी उसी दिन इत्तेफाक से गोमती की सफाई के लिए। तो वहाँ लोगों का जज्बा देखकर, करीब 400 लोग थे गांव के, उनका जज्बा देखकर मेरे अंदर शक्ति आई कि ये कुछ करने को तैयार हैं ये लोग। तो मैंने उनको, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था, एक शेर उनको सुनाया कि तुम्हारे गांव में छप्पर सभी मिलकर उठाते हैं, तुम्हारे शहर में अर्थी को भी कांधा नहीं मिलता। हमने कहा लखनऊ में बहुत गोमती काम चलता है, हम लोग 10 आदमी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, यहाँ तो 300 आदमी खाली उसकी प्लानिंग के लिए इकट्ठा है। तो इस तरह करके उनको मैंने मोटिवेट किया, और हमने एक नारा दिया कि आप आपस में जो राम राम कहते हैं या नमस्ते कहते हैं वो आप छोड़ दीजिए, आप जय गोमती कहना शुरू कीजिए। तो ये जय गोमती करीब वहाँ 16 गाँव से गोमती गुजरती थी। सारे 16 गाँव में लोगों का प्रणाम करने का तरीका बदल गया, जय गोमती हो गया। तो दिन में वो 10 बार गोमती का नाम ले लेते थे। उसमें गोमती एकदम सूखी हुई थी, वहाँ कुछ नहीं था, 3 तालाब थे छोटे छोटे, जहाँ से डिनोवो गोमती निकलती है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोगों को पता नहीं, वहाँ अपने आप गोमती निकलती है ज़मीन के अंदर से। तो उस पॉइंट को हम लोगों ने सफाई करके, और हर प्रकार के व्यक्ति को लगाया, चाहे वो अच्छा व्यक्ति हो, चाहे वो खराब व्यक्ति हो, चाहे जिसका जो भी संसाधन था। एक दिन मैंने नारा दिया कि जितने फावड़े हैं इलाके में, सब लोग अपने फावड़े लेके अपने गोमती हम लोग खुद खनेंगे। तो मैं अपनी पत्नी को ले गया था और हम लोग भी। तो उस दिन इलाके के आसपास के कई जिलों के सारे फावड़े बिक गए। लोगों के यहाँ शादियाँ थी, नई नई दुल्हनें आ गई गोमती को जीवित करने के लिए। तो जज्बा तो वहाँ का था, मैंने सिर्फ उसको सपोर्ट किया और थोड़ा सा प्लानिंग दिया उसको। सरकार का पैसा हमने एक भी नहीं खर्च किया। और आप शायद न विश्वास करो, लेकिन 9 महीने के अंदर गोमती प्रॉपर बह रही थी। मैंने उसकी शूटिंग कराई थी ड्रोन से, तो किसी को विश्वास ही ना हो कि इतनी लंबी गोमती बह रही है। तो गोमती उसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़मीन कब्जे में थी, तो उन सब पे मैंने वृक्ष लगवा दिए, जिससे जो डीप रूटेड वृक्ष थे।
तो और सबका जो जो ज्ञान था, नक्षत्र वाटिका बना दी, मंदिर बना दिया, एक एक झंडा लगा दिया, जिसका जिसमें इंटरेस्ट था वो लगा दिया। उसके बाद एक कलेक्टर आए थे पुलकित खरे जी, उनसे मेरे मित्र हैं पुराने, तो मैंने उनसे कहा कि आप गोमती पे काम करो, तो ही डिड वर्क अलॉट। तो करके गोमती एक ऐसा प्रोजेक्ट हो गया है कि आप कभी उधर जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि पुरानी तस्वीर वो एक तरह से मरघट टाइप की थी, अब वो प्रॉपर पर्यटक स्थल बनने योग्य हो गई। विशेष सचिव थे परिवहन के, तो एक आपकी फोटो वायरल हुई थी जिसमें आप सब्जी बेच रहे थे, तो सब्जी बेचने क्या कारण था? हाँ, वो ये मीडिया का अपना होता है ना, क्योंकि मिस कम्युनिकेट हो जाती है। मैं हाई कोर्ट गया था किसी काम से, लौटते समय मेरा एक मित्र मिला, तो मैं उसकी गाड़ी में बैठ गया और अपनी गाड़ी भेज दी। रास्ते में सब्जी बिक रही थी, तो हमने कहा चलो आज धर्मपत्नी को प्रसन्न करते हैं, आज सब्जी खरीदते हैं, क्योंकि गाड़ी में 2 ही लोग थे, हम चला रहे थे। तो जब मैं उतरा सब्जी खरीदने के लिए, तो बुढ़िया की कोई बच्ची थी, वो कहीं भीड़ में चली गई थी, छोटी बच्ची। तो उसने ऐसे ही मुझसे कह दिया कि थोड़ी देर की मेरी दुकान देखते रहो, मेरा बच्ची चली गई, अपनी लोकल भाषा में, कि हम जरा ले आए उसको, हाँ ढूंढ के ला जाते हैं, गायब हो जाएगी, भीड़ बहुत हो गई। तो मैं वहाँ खड़ा था, खड़े खड़े फिर मैं बैठ गया, उसका जो एक चेयर टाइप की लगी थी उस पर थोड़ी देर उससे लगी। जब मैं बैठ गया तो लोग सब्जी खरीदने आने लगे, कुछ पढ़े लिखे लोग भी आए, तो हमको 2-4 सब्जियों के रेट पता थे जो मैं खुद पूछा था, तो वो पूछने लगे, तो मैंने 2-4 किलो सब्जी बेच दी। करीब 15-20 मिनट में उनकी सब्जी बेचता रहा। हमने कहा बुढ़िया के ग्राहक चले जाएंगे। तो ये मेरे ही मित्र ने मेरे ही फ़ोन से, फेसबुक खुला हुआ था मेरे फ़ोन पे, उसने फ़ोटो खींच के मजाक में अपलोड कर दी, और मैं लेट नाइट लौटा, फिर मैं ड्राइव करने लगा, सो गया। सुबह देखा कि वो तो बड़ा ये खड़ा हो गया। तो सिंपल एक मानवीय कृत्य था वो। डीएम पीलीभीत रहते एक और आपकी कार्य चर्चा में था, आपने कच्ची शराब पे भी बड़ी रोक लगाई थी, बड़ा लीगलाइज कराया था। कच्ची शराब का बहुत सिंपल सा, मैं सुबह टहल रहा था हाफ पैंट पहन के, तो हमने कहा जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा घूमते हैं, तो मैं एक मित्र के साथ था, तो हमने कहा चलो घूम के आते हैं। वो उस मित्र का एक्साइज का कभी काम रहा था, तो उसने बताया कि साहब यहाँ पे आपके यहाँ शराब 6 बजे से मिलनी शुरू हो जाती है। तो हमने कहा नहीं 12 बजे से टाइम हो गया, 6 बजे से 12 बजे तक टाइम था दुकान खोलने का। कहा साहब चलिए अभी दिखाते हैं। हम लोगों ने एक रिक्शा को पकड़ा और हम लोग गए, तो रिक्शे वाले को पता था कि शराब कहाँ मिलती है, तो मैंने उससे कहा कि शराब ले आओ, उसको 50 रुपये दिए, तो वो 45 रुपये की ले आया कच्ची शराब। और आगे उसने ये भी बताया कि साहब, ये उसको नहीं पता था हम लोग साहब हैं, वो अपनी मन की भावना कह रहा था कि हमको तो रिक्शे बैठते हैं लोग तो 10 रुपये का 8 ही देते हैं, और दारू देखिए 10 रुपये महंगी बेच रहे हैं, कितना बड़ा अन्याय है। ऐसे रिक्शे वाला और नाई सब ज्ञान देते रहते। तो मुझे उसकी बात सही लगी कि बात तो सही कह रहा है, आप रिक्शा करते तो मोल भाव जरूर करते हैं, और शराब वाले से मोल भाव कर नहीं सकते, क्योंकि एक तो गलत टाइम भी बेच रहा है और अवैध शराब बेच रहा है। गलत टाइम बेच रहा है, ज़्यादा भी बेच रहा है, नुकसान वाली चीज़ बेच रहा है। गरीब आदमी है, अगर उसको पीना ही है तो उसको 10 रुपये महंगी बेच रहा है, 10 रुपये बहुत होता है। तो उसकी बात मुझे लगी, तो मैं तो उससे एक तरह से बाजी लगा रखा था अपने मित्र से कि शराब नहीं मिलेगी, तो मैं कहा जाके ऑफिस में बंद करा दूंगा। फिर मैंने वहीं फोर्स खुलवाई, और मैं खड़ा था दूर, मुझे पुलिस वाले भी नहीं पहचानते थे तब तक। सारा उठवा के उसका मैंने थाने में जाके बंद कर दिया। तो शराब वाले जनरली पावरफुल होते हैं, आप जानते ही हो, लोकल मीडिया में। मीडिया को पता चला, मीडिया खोजते फिर किसी को पता चला कि यही साहब तो गए थे। तो मुझसे पूछा मीडिया ने, तो हमने कहा हाँ यार, वो रिक्शे वाला कह रहा था कि बहुत महंगी बेचता है, तो इसलिए मैंने उठा के बंद कर दी। और ये गलत बात है कि शराब तो उतनी की ही बिकनी चाहिए जितने की बिक रही है, अगर रिक्शे वाला भी ले रहा है। इसका इतना चर्चा हो गया कि शाम को मेरे पास फ़ोन आने शुरू हो गए, 7 बजे 8 बजे। और एक फ़ोन बड़ा क्लासिकल आया था, उसका मैं आपको उदाहरण दे दूँ। उसने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन उठा लिया इत्तेफाक से, तो कहा कि कलेक्टर बोल रहे हो? तो हमने कहा हाँ। कहा नहीं, अर्दली से मैं बात नहीं करता, कलेक्टर ही होगे तो ही बात करूँगा। तो हमने कहा कलेक्टर बोल रहा हूँ, बताओ। कहा अखिलेश मिश्रा नाम है तुम्हारा? तो हमने कहा हाँ। तो कहा तो नमस्ते। तो हमने कहा नमस्ते, फ़ोन क्यों किए हो? तो उसने कहा साहब ये शराब 10 रुपये महंगी दे रहा है, देखिए। अब मैंने इसको बता दिया है कि इस बार जो कलेक्टर आया कच्ची पीता है। इसके पहले सब अंग्रेजी वाले पहले लगा आपको धमकी देने जा रहा है। और जिस दिन इधर से गुजर गए साहब, आप ये वाला चौराहा इसकी चेक कर लीजिएगा, इसकी बंद करवानी है, और वहीं बैठा था।
तो उन्होंने कहा अच्छा मेरी बात कराओ। खैर वो बात तो नहीं कराया, लेकिन उसका पैसा उसके वापस कर दिया। अब ये घटना भी फैल गई चारों तरफ, वहाँ कुछ मीडिया के लोकल लोग बैठे होंगे। तो एक इम्पैक्ट उसका ये हुआ कि जितने शाम को शराब पीने वाले गरीब तबके के लोग थे, उनमें ये बात फैल गई कि डीएम साहब गलत पैसा नहीं देना है, नहीं तो डीएम को सीधे फ़ोन कर दोगे तो डीएम उठा भी लेगा। और कुछ में ये भी फैल गई कि डीएम अपना आदमी है, अपनी वाली पीता है। तो ये इसका कई बार बड़ा अजीब फ़ोन आता था, लोग जब एक पैग ले लेते तभी करते थे। तो बट मैंने खुद भेज के फिर अपने एक बार एक डमी भेज करके हमने वेरीफाई कराया, तो वास्तव में शराब अपने दाम पे बिक रही थी। तो ये भी बड़ा एक अच्छा सा एपिसोड था, जो जीवन में चलते रहते हैं हम लोग एपिसोड, तो उसमें से एक एपिसोड ये था। बहुत घटनाएं होंगी, कुछ विचलित की होंगी आपको इस जीवन में, कुछ अच्छा लगा होगा। तो कोई ऐसी कविता या ऐसा इंसिडेंट जो आपको झकझोरा हो कि आप आईएएस और कविता जो मन है वो निकला हो कि यार ये कैसे हो रहा है? कई होता है। देखिए एक घटना घटी, मैं कांशीराम आवास बनवा रहा था जिस समय, जो आवास बनते थे, तो उसमें लेबर्स की बहुत कमी हो गई। पूरे यूपी में एक साथ बनना शुरू हुआ, लेबर नहीं मिले, बाहर से लेबर मंगाई। मैं उसमें खुर्जा में था, मतलब बुलंदशहर में था, तो मैंने बहुत दूर से लेबर मंगाई, बिहार के बड़े इंटीरियर से लेबर मंगाई गई। लेबर के पास कुछ नहीं था रहने के लिए, तो उसने एक जो है वो बनाया, पन्नी लेके आया, पन्नी खरीद के मैं सब पन्नी में रहने लगे। पहली मंजिल बन गई तो उसमें शिफ्ट कर गए वो, 3-4 मंजिल की इमारत थी, इसी तरह शिफ्ट करते गए वो। जब वो काम ख़त्म हुआ, वो जाने लगे, तो वो उन्होंने पन्नी लपेटा, फिर अगले काम मिलने तक वहीं रहने लगे। फिर तो हमने उनसे पूछा कि बिल्डिंग तो खाली है, तो इसी में रह लो। तो कहा साहब ज़िंदगी भर तो पन्नी में रहे हैं, तो बिल्डिंग उतनी अच्छी नहीं लगती था, मजबूरी में चले जाते हैं हम लोग। मुझे लगा कि जो हर व्यक्ति को मकान बना के देता है, उसके पास अपने मकान नहीं होते। एक उनका लीडर जो था, उससे मैंने ऐसे ही पूछा कि तुमने तो मकान अपना कहीं ना कहीं बनवाया होगा। तो उसने कहा कि हाँ साहब बनवाया था, बिटिया की शादी की तो इस बार उसको बेच दिया था, क्योंकि बाहर बाहर काम करना पड़ता था, तो गाँव मकान बनवाया था, बेच दिया हूँ, तो उससे बिटिया की शादी हो गई। तो ये बात बहुत मुझे टच की कि जो हम लोगों के इतनी बड़ी बड़ी तालिका बनाते हैं, वो जीवन में मकान नहीं बना पाते, और बना भी लेते हैं तो कोई ना कोई ऐसी मजबूरी आती है उस मकान को बेचते हैं। तो मैंने एक शेर लिखा था, उसमें एक कविता का पाठ था कि रोटी खरीद लाया है ईमान बेचकर, घर में बचा था बस यही सामान बेचकर। और फिर शेर लिखा था कि चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखे बेटिया, चिट्ठी तो लिख दिया है, पता क्या लिखिए बिटिया, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर, बाबुल ने शादी कर दिया मकान बेचकर। तो उसका अपनी बिटिया से कांटेक्ट टूट गया था, मोबाइल उसमें बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करता। उसने कहा था वहीं, हमने कहा बेटी ठीक है, तो उसने कहा था तो चिट्ठी उट्ठी कभी आएगी तो आएगी, गांव में पड़ी रहेगी, क्योंकि मकान तो बेच दिया मैंने। तो ये इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं जीवन में हम लोगों के, तो उसको हम लोग जीते रहते हैं, कुछ लिख पाते हैं, कुछ नहीं। जो नए यंग आईएएस हैं या यंग पीसीएस हैं या यंग आईपीएस हैं, यंग एपीपीएस हैं, इनके लिए कोई राय की जो जनप्रतिनिधि है उसका अपना प्रोटोकॉल भी मेंटेन रहे और उनकी गलत बात भी ना सुने, तो इसके लिए कोई विशेष राय है जो देने चाहेंगे आप? देखिए इसके लिए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि गरीबों के लिए तो ये होना चाहिए कि जो कानून हमने बना रखे हैं, जितने भी कानून बड़े परफेक्ट टाइप के कानून हैं, लेकिन आदमी जो पैदा होता है, जिसको भूख लगी है, वो कानून के लिए नहीं पैदा हुआ है। कहने का तात्पर्य कि व्यक्ति कानून के लिए नहीं बना है, कानून व्यक्ति के लिए बना है। अगर आपको किसी व्यक्ति की मदद करने के लिए कानून को तोड़ना भी पड़े, तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप अपनी कलम बचाकर उस कानून को तोड़ के उस व्यक्ति की मदद करें। और जो व्यक्ति कानून के साथ खेलता है, उसके साथ बहुत ही सख्त खेल खेलना चाहिए, और सभी कलेक्टर्स कर सकते हैं ये। हमें अपना व्यक्तित्व नहीं बेचना चाहिए कभी भी, जो आपको उससे बड़ा कुछ नहीं, भले सामने कोई हो। मेरे करीब 32 से 36 ट्रांसफ़र हैं, मुझे कभी अपने किसी ट्रांसफ़र पर कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी अपना व्यक्तित्व, अपनी ओरिजिनलिटी नहीं बेची। चाहे वो सामने वाला गलत काम कह रहा हो या सही काम कर रहा हो, चाहे मैंने गलत कर दिया हो या कोई कारण हो, कोई पॉलिटिकल कारण हो, कोई नॉन पॉलिटिकल कारण हो, वो नहीं होना चाहिए। आप एक बार व्यक्तित्व अगर बेच दोगे तो फिर आप उसमें उलझ जाओगे, जीवन भर उलझे रहोगे, कभी लौट के नहीं आएगा।
तो जो भी नए यंग ऑफिसर्स हैं, हम लोग देखते हैं रोज़ रेड्स पड़ती है हम लोगों के यहाँ, तो ये शर्म की बात है कि एक इतने सीनियर लोगों के यहाँ इस तरह रेड्स पड़ रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में, हर व्यक्ति का दुर्भाग्य नहीं होता, कहीं ना कहीं तो व्यक्तित्व में कमी रही है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आज भी सुधार सकते हैं उसको। तो ये थे अखिलेश मिश्रा जी, जिनका हमने कवि हृदय भी सुना और जिनकी जो प्रशासनिक कठोरता है वो भी देखी। उम्मीद है कि ये दोनों मिक्सचर मिला के जनता की सेवा ऐसे ही करते रहेंगे। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।